वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है डीसी शंट वाउंड मोटर। ये पूरे वीडियो में हम डीसी शंट वाउंड मोटर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसका सर्किट डायग्राम, उसका इक्वेशंस, सारी कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज ये मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डीसी शंट वाउंड मोटर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये मोटर का नाम ही इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये शंट वाउंड मोटर है। तो इट मीन्स कि ये जो मोटर है उसका आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होंगे। अब यहाँ पे ये मोटर खुद लोड है तो उसे हमें लोड करंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें लोड करंट दिया IL और ये जो IL है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। उसका सम पोर्शन आर्मेचर करंट में जाएगा और दूसरा पोर्शन है वो फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। अब यहाँ पे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में आने की वजह से दोनों को इक्वल सप्लाई वोल्टेज मिलते हैं। डन। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों को फुल्ली सप्लाई वोल्टेज मिलने की वजह से यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हमें हाई रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और उसका क्रॉस सेक्शन है वो हम कम कर देंगे। मीन्स थिन वायर और नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा कर देंगे तो हम इसको हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने वाली वाइंडिंग बना सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकली सर्किट डायग्राम ऑफ द डीसी वाउंड मोटर। अब चलिए इक्वेशन की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे तो कि सबसे पहले रोल आएगा सप्लाई वोल्टेज का, बाद में लोड करंट जाएगा। लोड करंट का थोड़ा पोर्शन आर्मेचर में थोड़ा शंट में जाएगा। तो जैसे ही आर्मेचर करंट गया आर्मेचर रोटेट होना शुरू हुआ। बाद में तो आर्मेचर में EMF डेवलप होता है जिसको हम बैक EMF बोलते हैं जो सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक EMF है उसके सामने फाइट करने के लिए अपनी वैल्यू बैक EMF की कंपैरिजन में ज्यादा रखनी होगी तो ये मोटर अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वोल्टेज है उसको दो वैल्यू के सामने फाइट करनी है। एक तो है बैक EMF और दूसरा है आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो। सो अल्टीमेटली हमें कितना वोल्टेज देना पड़ेगा कि आर्मेचर में से जो बैक EMF डेवलप हो रहा है प्लस आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो दोनों को पहुंच सके इतना वोल्टेज हमें मोटर को देना पड़ेगा। तो यह है जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द डीसी शंट वाउंड मोटर। चलिए अब और सारे रिलेशंस डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में रिपीट। अब सबसे पहले हम बैक EMF और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो ये बैक EMF प्लस सामने की तरफ जाए तो माइनस, आर्मेचर को फॉर्मूला का हेड बनाना है, RA सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में। अब जैसे ही मैं बैक EMF की वैल्यू बढ़ा रही हूँ देन तो अब न्यूमरेटर में जो टर्म है V माइनस EB का जो डिफरेंस है उस पर क्या इफेक्ट आएगी, तो कि जैसे जैसे हम बैक EMF की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वोल्टेज और बैक EMF के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अब V माइनस EB भी न्यूमरेटर में, सामने की तरफ IA भी न्यूमरेटर में, तो V माइनस EB की वैल्यू घटी तो IA की वैल्यू भी घटी। तो हम अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे बैक EMF की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आर्मेचर की वैल्यू घटती जा रही है। सो बैक EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। यह है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हाल ही में हमने बैक EMF का इक्वेशन डिराइव किया, उसका भी डिटेल वीडियो हमने बनाया है। डन। तो वहां पे हमने इक्वेशन डिराइव किया था ZP फाइन अपॉन 60A। तो यहाँ पे हमें पता है आर्मेचर के कंडक्टर के नंबर जो है Z, नंबर ऑफ पोल्स, फिर तो के आर्मेचर के पैरेलल पाथ की संख्या वो है A। वो सारी टर्म कांस्टेंट बाय नेचर है, जब मोटर डिजाइन होती है तभी फिक्स हो जाता है। तो उसमें दो ही वेरिएबल टर्म बचती है वो है फाई और N। तो बैक EMF फाई और N पे निर्धारित होता है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब पहला इक्वेशन था वो भी बैक EMF के रिलेशन में, दूसरा था वो भी बैक EMF के रिलेशन में। तो ये दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी वाली टर्म है उसको भी मैं आमने सामने लिख देती हूँ कि अल्टीमेटली बैक EMF इज प्रोपोर्शनल टू फाइन एज वेल एज 1 अपॉन IA। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में मुझे जो EB प्रोपोर्शनल टू फाइन मिला वो फाइन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में EB की जगह लिख दिया। सो फाइन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन IA। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3।
अब ये 1, 2 और 3 ये तीनों को आपको याद रखना है। आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट और कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि उसके बेस पे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करेंगे। डन। तो चलिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो आइडियली देखा जाए तो हमें टॉर्क का इक्वेशन हाल ही में अगले वीडियोज में डिराइव किया था, वो था टॉर्क की वैल्यू फाई और आई पर निर्धारित है। बट आइडियली देखें तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू पर बढ़ती है। डन। इसका रिलेशन है वो लीनियर है जो हमें दिख रहा है। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं मेंटेन रहती है। ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन जो फ्लक्स की वैल्यू है उसमें थोड़ा रिडक्शन होता है और ड्यू टू विच हमारी जो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो हमें स्लाइटली बेंड मिलेगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है। उसकी वजह से हमें जो आइडियली कैरेक्टरिस्टिक मिलती है उनकी कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकली कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी उसमें स्लाइटली बेंड देखने को मिलेगा। मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है वैसे वैसे ही टॉर्क बढ़ेगा, नहीं, दोनों प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है। देन तो ये है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब आगे बढ़ते हैं, वो है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो ये है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन। अब सबसे पहले हम दोनों रिलेशन लिख लेते हैं कि बी प्रपोजनल टू 1/i जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, बाद में ई बी प्रपोजनल टू फाइव जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था, और नेक्स्ट फाइंड प्रपोजनल टू 1/i, बिकॉज दोनों ई बी के ही आंसर्स थे तो दोनों को मैंने आमने सामने लिख दिए। तो इज यू कैन सी इन इक्वेशन कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट को बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे स्पीड घटेगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है और फ्लक्स को तो हमें कांस्टेंट कर दिया है, तो बचा दो ही स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगी वैसे वैसे स्पीड की वैल्यू घटती जाएगी और फ्लक्स तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट बोला है। डन। बट एज यू कैन सी इन फिगर दैट कि यहाँ पे जो स्पीड का रिडक्शन हुआ है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, देन स्लाइटली ही थोड़ा रिडक्शन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो घटावा आता है वैल्यू में वो नेग्लिजिबल है। देन तो नो डाउट रिडक्शन तो होता है बट बहुत कम होता है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है कि जैसे जैसे हम शंट मोटर पे लोड बढ़ाते जाते हैं तो जैसे जैसे लोड बढ़ाया तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। देन हमें पता है टॉर्क डी प्रपोजनल टू 5ia, सो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर को आर्मेचर करंट की भी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो सप्लाई में से आर्मेचर करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। अब सप्लाई में से उसने आर्मेचर करंट ज़्यादा ड्रॉ किया तो हमें पता है स्पीड और आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, मीन्स आर्मेचर करंट बढ़ाया तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स घटेगी। डन। पर यहाँ पे क्या है कि हम अल्टीमेटली आप देखें तो जैसे जैसे लोड बढ़ा तो हमें आर्मेचर करंट को बढ़ाना पड़ा उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए। डन। तो टॉर्क को तो बढ़ाना ही था बट स्पीड है वो घटी। पर आप प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे फिगर पे कि आपको इतना रिडक्शन देखने को मिलता है नहीं। देन तो उसका ये जवाब है कि यहाँ पे जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जा रहा है इतना स्पीड में आपको सिग्निफिकेंटली रिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इसलिए ही इस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से जानते हैं कि आप भले ही टॉर्क बढ़ा लो पर उसकी कंपैरिजन में उसकी स्पीड में इतना रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स ये मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड पे ही चलती दिखने को मिलेगी। दैट इज वाई इस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.